अनिरुद्ध जैसे ही ड्राइंग रूम में घुसा, उसकी चाल में गुस्से और बेचैनी की झलक थी। अर्शी सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, लेकिन अनिरुद्ध की उपस्थिति ने वातावरण को भारी कर दिया। वह सीधे अर्शी के सामने जाकर खड़ा हो गया। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन झलक रहा था। उसने गहरी सांस ली और बोल पड़ा, मैं झनक के पास जाना चाहता हूँ। अर्शी, इस बार मुझे मत रोकना। लेकिन अनिरुद्ध की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अर्शी एकदम गरज उठी, तुम उसके पास जाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो अनिरुद्ध? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। उसकी आंखों में गुस्सा और चोट की आग थी, जैसे वह खुद को भी समझा नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों अब तक वह चुप थी। पहली बार अनिरुद्ध ने अर्शी की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात रखी। देखो अर्शी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ झनक से प्यार करता हूँ। हर बार मैं चुप रहा, हर बार खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं। मैं झनक के साथ रहना चाहता हूँ, उसी के साथ जीना चाहता हूँ। अर्शी यह सुनकर और भी बिफर गई। उसने पास रखा फोन उठाया और एक वीडियो चला दिया। उस वीडियो में अनिरुद्ध और झनक की एक प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड थी, जिसे देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर झटका साफ दिखा। अर्शी ने नफरत से भरी आवाज में कहा, सोचो अनिरुद्ध, तुमने कितनी नीच हरकत की है। यह सब करने के बाद भी मैंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। दरअसल जब अनिरुद्ध गाँव गया था, उसी दौरान यह क्लिप अर्शी के पास किसी तरह पहुंच गई थी। लेकिन तब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, शायद इसलिए कि वह अपने भीतर एक आखिरी उम्मीद लिए बैठी थी कि उसका पति एक दिन सब ठीक कर देगा। मगर आज जब अनिरुद्ध ने खुलेआम झनक के पास जाने की बात की, तो अर्शी का धैर्य टूट गया। उधर अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका फैसला साफ था। उसने कहा, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए एक सजा है अर्शी। झनक मेरी जिंदगी है, मेरी रूह है। तुम कभी समझ नहीं सकती उस दर्द को जो हमने सहा है। इतने में बाकी लोग भी आवाजें सुनकर इकट्ठा हो गए। शुभ, तनुजा, सृष्टि और अन्य सभी परिवारजन। शुभ ने घमंडी लहजे में कहा, अनिरुद्ध, तुम कहीं नहीं जाओगे, अपने घर में रहो इज्जत से। तनुजा, जो अब तक खामोश थी, रोने लगी। वह बोली, बेटा, तुम्हें अंदाजा भी है कि लोग क्या कहेंगे? झनक के पास जाकर हमारी नाक कटवाओगे? ये क्या कर रहे हो तुम? इन बातों के बीच सृष्टि भी चुप नहीं रही। उसने अपनी चिरपरिचित कड़वाहट के साथ कहा, तुम दोनों ने घर के सामने तमाशा बना दिया है। एक लड़की ने तुम्हारा दिमाग घुमा दिया है अनिरुद्ध, और तुम्हें यह भी नहीं दिख रहा कि तुम्हारे सामने जो अर्शी खड़ी है, मेरी बेटी, वह तुम्हारे लिए क्या क्या करती रही है। इसके बावजूद भी तुम झनक के पास जाने की बात कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस सब पर अनिरुद्ध का गुस्सा अब एक बर्फीले तूफान की तरह फट पड़ा। उसकी आवाज में ठहराव था, लेकिन शब्दों में ज्वालामुखी। अगर इज्जत का सवाल है, तो पहले अपने घर का सच देखो। झनक ने किसी से कुछ नहीं लिया है, वह सब सहती रही, चुपचाप। और आप सभी अपनी जवानी में क्या करते थे, यह भी आप खुद जानते हैं। दूसरों के पति छीनना, घर तोड़ना, ये सब क्या कम शर्मनाक है? आपकी बेटी ने भी वही किया है। लेकिन तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब जब मैं अपने लिए सही का चुनाव कर रहा हूँ, तो आपको परेशानी हो रही है। कहते कहते वह सभी की बातों को अनसुना करता हुआ बैग लेने अपने कमरे की ओर बढ़ गया। पीछे से अर्शी की सिसकियां, तनुजा का विलाप और शुभ की चेतावनी भरी आवाजें आती रहीं, लेकिन अनिरुद्ध अब किसी की नहीं सुन रहा था। उसका मन अब सिर्फ झनक की ओर था। तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मिमी कॉलिंग लिखा था। अनिरुद्ध ने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से मिमी की रोती हुई आवाज सुनाई दी, अनिरुद्ध, झनक हॉस्पिटल में है, किसी ने उसे जहर दे दिया है। यह सुनते ही अनिरुद्ध के शरीर से जैसे सारा खून सूख गया हो। उसके होठ कांप उठे। क्या? किसने? कैसे हुआ ये सब? मैं तो अभी उसके पास ही आ रहा था। उधर मिमी की आवाज में घबराहट थी। हमें कुछ नहीं पता, सब बहुत जल्दी हुआ। डॉक्टर कह रहे हैं हालत नाजुक है,
अनिरुद्ध के हाथ से फोन लगभग गिरते गिरते बचा। उसके चेहरे पर अब डर, गुस्सा और बेचैनी सब एक साथ उमड़ आए थे। वह बिना किसी को कुछ बताए सीधा बाहर की ओर भागा। अब वह कोई रुकावट नहीं सह सकता था। उसके लिए अब सबसे जरूरी बात सिर्फ झनक थी। वो झनक जो अकेले जहर से लड़ रही थी, और वो खुद जो इन झूठे रिश्तों से। घर के पीछे बची भीड़ में सब एक दूसरे की ओर सवाल भरी नजरों से देख रहे थे। कोई कुछ नहीं कह पा रहा था, लेकिन सबके मन में एक ही बात गूंज रही थी, अब क्या होगा? क्या झनक बच पाएगी? क्या अनिरुद्ध समय पर पहुंच पाएगा? और क्या यह परिवार टूटने से बच पाएगा? जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन एक बात साफ थी, तूफान अब घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। अनिरुद्ध कार की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन उसके दिमाग में हर तरफ अंधेरा छा गया था। मिमी की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। विलेज में किसी ने कुछ किया है, लेकिन इंटेंशन क्लियर नहीं है। हालत बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद वो सरवाइव न कर पाए। यह सुनते ही अनिरुद्ध के कदम लड़खड़ा गए। उसकी सांसें तेज हो गई। अंदर ही अंदर वो टूटने लगा। घर में खड़े सभी लोगों ने यह बातें सुन ली। माहौल में एक भारीपन आ गया था। तनुजा सन्न रह गई और बड़बड़ाई, जहर? किसी ने झनक को जहर दिया। वहीं अर्शी अब भी अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रही। यह सब नाटक है। सिर्फ अटेंशन चाहिए उस लड़की को। लेकिन अनिरुद्ध इस बार चुप नहीं रहा। वह पूरी ताकत से चीखा, बस करो अर्शी। तुम सबको सिर्फ अपनी इज्जत, बदनामी और झूठा अहम दिखता है, मगर मैं झनक के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। सब कुछ। यह कहकर वह किसी की परवाह किए बिना सबको धक्का देता है और घर के बाहर निकल जाता है। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और मजबूरी एक साथ नजर आती है। वह अपना कोट पहनता है, कार की चाबियां उठाता है और जैसे ही गाड़ी में बैठता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक का फास्ट बीट बजने लगता है। गाड़ी स्टार्ट होती है और वह वॉल्यूम फुल कर देता है ताकि किसी की आवाज उसके कानों तक न पहुंचे। लेकिन उसके दिल की आवाज अब भी उसके साथ थी, मैं उसे छोड़कर आया था। अगर अब देर हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। झनक, तुम प्लीज सही रहना। गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए तेजी से निकल जाती है और कैमरा जूम करता है अनिरुद्ध की नम आंखों पर। दूसरी तरफ झनक का कमरा अस्पताल में सिसकियों और मशीनों की बीप से भरा हुआ था। झनक दर्द में चिल्लाती है और डॉक्टर परासार गंभीर आवाज में कहते हैं, पॉइजन क्रिटिकल लेवल पर पहुंच चुका है। अगर कुछ घंटों में रिएक्शन नहीं हुआ तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। वह झनक का हाथ थामे हुए खड़े थे। झनक की आंखें बंद थी और उसकी सांसें कमजोर पड़ रही थी। तभी नर्स धीरे से कहती है, बेबी की हार्ट बीट नॉर्मल है, लेकिन मां की कंडीशन क्रिटिकल है। डॉक्टर सिर झुकाते हैं और वहीं से पहली बार यह सच सामने आता है, झनक प्रेग्नेंट है। इस बात की भनक जैसे ही अनिरुद्ध को लगती है, वह हॉस्पिटल के गेट से भागता हुआ आईसीयू की ओर दौड़ता है। उसका चेहरा हवाइयों सा उड़ रहा होता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसका दिल दहल जाता है। झनक उसके सामने मशीनों से जुड़ी हुई पड़ी है। अनिरुद्ध फौरन उसके पास गिर जाता है, उसके हाथ पकड़ता है और कांपती आवाज में कहता है, झनक, मैं आ गया हूँ। प्लीज आंखें खोलो। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं अर्शी को भी तलाक दे दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, बस तुम वापस आ जाओ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह झनक के माथे को चूमता है और खुद को उसकी सांसों से जोड़ने की कोशिश करता है। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई और ममता थी कि झनक की पलकों में थोड़ी हलचल होती है, उसके हाथ में थोड़ी हरकत होती है। अनिरुद्ध को उम्मीद की एक किरण नजर आती है। वह और मजबूती से उसका हाथ थामता है। झनक, तुम हार मत मानना। सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। कैमरा धीरे धीरे फेड होता है और अगले दृश्य की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर अर्शी अपने कमरे में मून को समझा रही होती है, बेटा, तुम कहीं नहीं जाना। ये सब बातें समझने की तुम्हारी उम्र नहीं है। सब कुछ मैं संभाल लूंगी। लेकिन मून की आंखों में भी सवाल थे, जैसे वो सब कुछ समझ रही हो,
लेकिन शब्दों में नहीं कह पा रही थी। इधर अस्पताल में एक और मोड़ आता है। डॉक्टर गलती से अनिरुद्ध से कह बैठते हैं, बेबी अब सेफ है और अगर रिस्पॉन्स जल्दी मिला तो मां भी सेफ हो सकती है। अनिरुद्ध कुछ पल को सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी की मिलीजुली भावनाएं आती हैं। वह बड़बड़ाता है, बेबी मतलब झनक प्रेग्नेंट थी? मैं समझा नहीं। वह कुछ और बोलने ही वाला होता है कि डॉक्टर परासार उसकी ओर देखकर चुप हो जाते हैं। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच रही थी जहां सच्चाई और रिश्तों का टकराव अपने चरम पर था। झनक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक औरत नहीं, एक मां भी थी। उसकी कोख में पल रहा बच्चा उस आशा की डोर था जो उसे वापस खींच रही थी। अनिरुद्ध की आंखों में झनक और उसके बच्चे दोनों की तस्वीर थी। उसके मन में यह सवाल भी उठने लगा था कि अगर सब ठीक हो गया तो क्या वो इस नए जीवन के साथ एक नई शुरुआत कर पाएगा। और उधर मून, जो अब तक केवल एक बच्ची थी, वह भी इस उथल पुथल का हिस्सा बन चुकी थी। सवाल अब यह नहीं था कि अनिरुद्ध झनक को चुनेगा या नहीं, सवाल यह था कि मून किसके साथ रहेगी। क्या मून उस मां के पास जाएगी जिसने उसे जन्म दिया, या उस औरत के पास जो उसे पाल रही थी। ये निर्णय अब किसी के भी हाथ में नहीं था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार की नियति एक बड़ी सच्चाई से जुड़ गई है। एक मां की लड़ाई, एक पिता की मजबूरी, एक पत्नी की साजिश और एक बच्ची का भविष्य, सब कुछ अब समय के हाथ में था। सवाल यह भी था कि किसने झनक को जहर दिया और क्यों। इसका जवाब भी अब बहुत दूर नहीं था।